हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आप लोगों की हमेशा मांग ये आ रही थी अब कुछ दिनों से कि आप नई एनसीईआरटी भी कराइए। जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 की आई है ना, आप न्यू एनसीईआरटी की भी बात मत कर रहे थे कि नई एनसीईआरटी भी क्लास 6 वाली कराइए और जो पुरानी चल रही है उसकी भी सिलेबस कंप्लीट कराइए। तो उसी के अंतर्गत हम नई एनसीईआरटी भी शुरू कर दिए हैं, जो एक हफ्ते में समाप्त हो जाएंगी। क्या है, 7 दिन में आप समाप्त कर देंगे। और क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 7 पे आ गए हैं। चैप्टर 11 चैप्टर है, 4 चैप्टर के बाद क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी। ज्योग्राफी बहुत जल्दी होगी, उसकी चिंता न करिएगा, क्योंकि 6-6, 7-7, 8-8 चैप्टर उसमें हैं और आसान चीज़ें हैं, तो हम उसको जल्दी लेंगे। तो आज हम उसी के अंतर्गत देखते हैं कि आज हम चैप्टर 7 को देखेंगे। चैप्टर 7 क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जिसका नाम क्या है, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आज के टॉपिक का नाम क्या है हमारा, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। जनजातियों के बारे में दिया गया है। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इनके मुखिया कमाल खान गख्खर को, ध्यान रखिएगा, अकबर के मनसबदार भी बने थे ये, ठीक है। पंजाब में खोखर जनजातियों का क्या था, बोलबाला था। बाद में यहाँ गख्खर जनजाति एक थी। तो पहली बात कि प्रश्न ये भी बन सकता है, खोखर जनजाति कहाँ की है, तो पंजाब की। गख्खर जनजाति कहाँ की है, पंजाब की, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि गख्खर जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन दे दिए जाएंगे। उसमें ये पहला कथन दे दिया जाएगा कि ये पंजाब की एक प्रभावशाली जनजाति है, सही है। दूसरा कथन ये भी दे सकते हैं कि इनके मुखिया कमाल खान गख्खार को बादशाह शाहजहाँ के समय में मनसबदार नियुक्त किया गया था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बादशाह अकबर के समय मनसबदार नियुक्त हुए थे। कौन, गख्खर के मुखिया, गख्खर जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर, ये अकबर के समय में मनसबदार नियुक्त हुए थे। तो प्रश्न कैसे बनता है आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और देखते हैं, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। बलोच जनजाति भी इम्पॉर्टेंट है। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में भी, अब देखिए, उत्तर पश्चिम में बलोच थी, हिमालय में कौन सी थी, हिमालय में नोट कर लीजिएगा, हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति थी, गडरिये थे, गड्डी जनजाति थी जो गडरियों की थी हिमालय में, ठीक है। हमारे जो उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग थे उसमें नागा जनजाति, नागालैंड के आसपास, अहोम जनजाति जो आज का असम क्षेत्र है वहाँ रहती थी, ठीक है। तो इतनी जनजातियों के बारे में आपने पढ़ा। कौन कौन सी, गख्खर जनजाति के बारे में आपने पढ़ा ना, कहाँ की, सॉरी, पंजाब की। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में बलोच, हिमालय में गड्डी जनजाति थी जो गडरियों की जनजाति थी, चरवाहे थे ये। नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में नागालैंड में खास करके नागा जनजाति थी, अहोम जनजाति जो आज का असम का क्षेत्र है, ये सारी जनजातियाँ थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, मिलान वाले प्रश्न बनते हैं ना, तो जनजाति दे देंगे और प्रभावित क्षेत्र दे देंगे, जनजाति उनके क्षेत्र, आपको मिलान करना होगा। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में उस समय तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था और अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह, उन्होंने 1591 में चेरों को पराजित किया था। औरंगजेब के समय में क्या हुआ था कि चेर लोग कई किलों पर कब्जा कर लिए थे और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो औरंगजेब के समय में क्या किया, चेर लोगों ने नहीं कब्जा किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक ढंग से समझिए कि औरंगजेब के समय में जो औरंगजेब की सेना थी, जो मुगल सेना थी, उसने चेर राजाओं के कई किलों को कब्जा कर लिया और जो चेर लोग थे वो क्या हुए कि मुगल काल के मुगल राजाओं के अधीन हो गए, ठीक है। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख जनजातियाँ थी, जिसमें से मुंडा बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्रमुख, जिसमें से बिरसा मुंडा बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े होंगे आप, बिरसा मुंडा बहुत ज़्यादा फेमस थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, मुंडा जनजाति उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली जनजाति, बेराद और कई भी जनजातियाँ निवास करती थी। कोली लोग गुजरात में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में थे, जैसे कि कोरगा, वेतर, मारवाड़ जनजाति, ये सारी जनजातियाँ थी, ठीक है। भील, भील ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, वो भील की है। इसको भी नोट करिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, भीलों का है, नोट करिएगा, ठीक है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और
भी जनजातियाँ थी, कोली गुजरात में भी रहते थे, और मारवाड़ भी कुछ फेमस जनजातियाँ हो जाएंगी। बंजारा, बंजारा से प्रश्न बनता है, बंजारों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टांडवा कहा जाता है। बंजारा का जो कारवां होता है, मतलब जो ग्रुप होता है, उसको टांडा कहते थे। और ये व्यापारी थे। ये क्या थे? ये व्यापारी खानाबदोश थे। ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? ये आपके व्यापारी खानाबदोश थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों को ही इस्तेमाल नगरों के बाजार तथा अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। इसको भी नोट करिएगा कि ये प्रश्न बना है। बंजारा कौन थे? महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, मतलब कि व्यापारी थे जो एक जगह पे नहीं रुकते थे। खानाबदोश का अर्थ है कि खाना की सर्च में घूमते रहते थे। इनके ग्रुप को टांडा कहा जाता था। अलाउद्दीन जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, वो बंजारों का ही यूज करता था अनाजों को ढोने में, बाजार तक पहुंचाने में। बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न भिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहर में बेचते थे, और सैन्य अभियानों के दौरान ये सेनाओं की मदद भी करते थे, सेनाओं के काम करते थे। ठीक है, खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे। ध्यान रखिए, किसी भी विशाल सेना के लिए कम से कम 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ, जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्य और भी कुछ वंश थे। तो ये क्षत्रिय के ही वंशज माने जाते हैं। क्षत्रिय के ही कुछ नए गोत्र थे, जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गोंड के बारे में देख लेते हैं। इसमें गोंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी गई है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो ये साउथ के जो क्षेत्र हैं, इसे गोंडवाना विशाल वन प्रदेश कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि करते थे। ठीक है, ये कौन सी कृषि करते थे? स्थानांतरित कृषि करते थे। कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थे। तो गोंड के बारे में टॉपिक वाइज ऐसे नोट करिएगा। गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, स्थानांतरित कृषि करते थे, और कई छोटे छोटे कुलों में रहते थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था या राय, उसे राय भी कहते थे। प्रत्येक कुल का अपना एक राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटनी शुरू हुई थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राजा छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। मतलब कि जो बड़े क्षेत्र के जो राजा थे, वो छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में भी एक गढ़ का नाम है। गढ़ क्या है? एक क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, गढ़ क्या है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। गढ़ क्या है? गढ़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? गोंडों का एक क्षेत्र था। गोंडों के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गढ़ कहा जाता था। मतलब कि हर गांव के नाम से पहले गढ़ लगाया जाता था। तो गढ़ कटंगा, ठीक है, गोंड राज में था, जिसमें 70,000 गांव शामिल थे। तो गढ़ कटंगा अकबर के संबंधित था, अकबर के शासनकाल के समकालीन था। इसमें 70,000 गाँव थे। सोचिए, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होती थी। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र के किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती थी। राज्य जो थे गढ़ों में विभाजित थे। वही बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो गोंड राज है वो किस में बटा था? गढ़ों में बटा था। गढ़ फिर गाँव में बंटते थे। ठीक है, गढ़ पुनः 84 गाँव में बंटते थे। हर गढ़ 84 गाँव में बांट दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें 84 कहा जाता था, और फिर 84 गाँव का विभाजन हर 7-7 गाँव 12-12 गाँव में कर दिया जाता था, जिसे बरहोत कहते थे। इसे हम क्या कहते थे? बरहोत कहते थे। तो ये क्या था? प्रशासनिक वितरण था गोंडों का। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। तो गोंड अब अपने आप को राजपूत दिखाना चाहते थे, यानी कि राज्य अपना बड़ा विस्तार दिखाने के लिए अपने आप को राजा के रूप में सरदार राजपूत मानना चाहते थे। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि भी धारण कर ली। इसने संग्राम शाह की उपाधि भी धारण कर ली। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से भी विवाह किया था। रानी दुर्गावती, बहुत आपने कहानी सुनी हुई कि ना, रानी दुर्गावती की लड़ाई किससे हुई थी? अकबर की सेना से हुई। ध्यान रखिएगा, अकबर की सेना से किसकी लड़ाई हुई थी? रानी दुर्गावती की। तो ये बहुत वीरांगना, बहुत बड़ी वीरांगना थी। तो इसमें फिर से देख लेते हैं। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास संग्राम शाह की उपाधि क्यों धारण की है? क्योंकि अब ये अपने आप को राजपूत दिखाना चाहते थे। इनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत शासक सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से शादी की। दलपत की मृत्यु हो गई बहुत जल्द। फिर रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, वही बात जो मैं बताया, और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया और अकबर की सेना से भी लड़ी थी। ठीक है, उसके समय में राज्य को और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। तो 1565 में अकबर ने हमला करवाया था। नेतृत्व किसने किया था? आसिफ खां सेनापति था, और गढ़कटंगा पे हमला किया था। और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया था, और इनकी बहुत ज़्यादा क्या होती है? ख्याति
इस युद्ध से मानी जाती है। इनकी हार हुई और इन्हें समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। रानी दुर्गावती की हार हो गई थी और उन्होंने समर्पण नहीं किया बल्कि मृत्यु को चुनना बेहतर समझा, और उसके पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया था। तो गढ़कटंगा का जो मेन आय का स्रोत था वो क्या था? हाथियाँ पकड़ना, उन्हें क्या करना, उन्हें चीज़ें सिखाना, कैसे उसको नियंत्रित करना, उसके बाद उनको बेच देना। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हें लूट में बहुत सारे बेशकीमती सिक्के और हाथी मिले। ठीक है, उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। तो अकबर ने क्या किया कि एक भाग को अपने सब कब्जे में लिया, बाकी सब चंदर शाह को दे दिया। अहोम के बारे में देख लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट जो आज का असम का क्षेत्र है, वहीं अहोम जनजातीय थी। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे, यानी कि असम वाले क्षेत्र में म्यांमार से ही आए थे। इन्होंने भूइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज की स्थापना की। भूइया जो भूस्वामी थे, उनकी जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी उसको दमन किया, उसको समाप्त किया और नए राज की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया। 16वीं सदी के अनुसार उन्होंने चुटियों को 1523 में और कोचहाजों को 1581 में जीता। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। तो अहोम कहाँ से आए थे, ये इस पॉइंट में इसमें क्या देखना है, गढ़ जो कटंगा वाला क्षेत्र था उसको तो पूरा ही याद करना है, जो गोंड जनजाति के बारे में। अहोम में आपको क्या देखना है कि ये म्यांमार से आए थे 13वीं शताब्दी में, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, असम वाले क्षेत्र में थे और ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आगे बसी, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1662 में मीर जुमला सेनापति थे और मुगलों ने हमला किया था। ठीक है, और इनकी पराजय हो गई थी अहोमों की। आगे देखते हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अहोम में अहोम के जो कुल थे उनको खेल कहा जाता था और यहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। तो एक जो कुल बटे थे उसे खेल कहा जाता था और एक खेल में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती। किसान को ज़मीन लॉटरी के रूप में दी जाती थी कि आप इतने साल तक इतना लाइका क्या करते हैं, रजिस्ट्री की जाती थी कि आप 5 साल तक खेती कर सकते हैं। ठीक है, समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। राज के लिए जिन लोगों से जबरन सम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। पाइक किसे कहते हैं? अहोम राज में जो बेगार करने वाले लोग होते थे, जो जबरन सम करने वाले लोग होते थे, उन्हें ही पाइक कहा जाता था। अगला पॉइंट है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया। तो बुरंजी एक ऐतिहासिक कृति है जिसे सबसे पहले अहोम भाषा में लिखा गया, बाद में असमिया भाषा में लिखा गया, जो अहोम का ही एक विकसित रूप हम कह सकते हैं। अहोम का ही एक विकसित रूप हम इसे मानते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। छोटा चैप्टर है लेकिन जो अहोम वाला टॉपिक है और ये जो गोंड वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि अगर 2 ही प्रश्न इसमें से आ गए, इस चैप्टर से 13 मिनट के इस टॉपिक से अगर 2-3 प्रश्न आ गए तो आपके 2-3 प्रश्न आ गए तो आपका तो काम बन गया ना। तो इसलिए हमें किसी भी चैप्टर्स को कम नहीं आंकना चाहिए और सबकी बराबर तैयारी करनी चाहिए। जितना नोट्स दिया हूँ नोट्स पढ़ते रहिए, जो क्लासेस चलती हैं क्लासेस देखते रहिए और अंत में इसका रिवीजन करिएगा। मैराथन क्लास होगी और PYQ सीरीज़ भी चलेगी। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद।